फैक्ट वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी का जो ये टॉपिक है ना, ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी ना किसी तरीके से इसे ना पूछा जाता है पेपर वन में। तो अभी इसमें क्या करेंगे, ये तो मैंने माइंड मैप बना रखा है। तो इसके इससे इसमें जाने से पहले हम लोग ना देखेंगे कि वैल्यू फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब देखिए, यू आर ए सोशल साइंटिस्ट, तो आपको कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है। अब आपके पर्सनल लाइफ में आपके पास कुछ पर्सनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस आपकी कुछ वैल्यूज़ होंगी, है ना। ये वैल्यूज़ डिटरमाइन करती हैं आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड चीज़ों को लेकर। तो वैल्यू फ्रीडम में क्या होता है कि जो ये आपकी वैल्यूज़ है, आप उनको अपनी रिसर्च से बिल्कुल अलग रख के देखते हैं। और आप जो भी रिसर्च करेंगे, आप उसको हमेशा वैल्यू फ्री रखने की कोशिश करें। तो इसे कहते हैं वैल्यू फ्रीडम या फिर न्यूट्रलिटी इन सोशल रिसर्च। तो अब आप देखें ना, तो काफ़ी बार क्या करते हैं लोग कि वैल्यू फ्री होने को एक तरीके से सिनोनिमस विद ऑब्जेक्टिविटी लोग ठहराते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर आपको रियलिटी या फिर आपके अराउंड जो वर्ल्ड है, उसमें आपको उसको समझना है, इंटरप्रेट करना है, तो आपको जो भी आपके पर्सनल एटीट्यूड, बिहेवियर में बायसेस हैं, वो आपको बिल्कुल दूर, अलग करके उसमें से देखने पड़ेंगे। तो इसका क्रिटिसिज्म काफ़ी बार ये होता है कि आप तो अपनी इमोशंस को दरकिनार कर रहे हो और सोशल पॉलिसी बना रहे हो। एंड अगर सोशल पॉलिसी बनानी है, तो कैसे आप अपनी इमोशंस को दरकिनार करोगे, राइट। तो इसमें जो इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है ना हमारा, जो अफेक्शन जैसे इमोशनल कंपोनेंट है, वो हम बिल्कुल उसको सप्रेस करते हैं। तो अब आप बोलें तो एक डिफरेंस है वैल्यू और फैक्ट में। वैल्यू क्या डिसाइड करेगी आपको, जैसे एटीट्यूड है आपका किसी के एक चीज़ के अगेंस्ट, आपको कुछ फेवर की या डिसफेवर की फीलिंग है, तो वो कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती है आपकी वैल्यू से, कि आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। जैसे अगर आपको फैमिली ने कुछ सिखाया है, तो आप उसके अगेंस्ट एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोशल कस्टम और ट्रेडिशन के अगेंस्ट होगा। तो अब हम देखेंगे ना कि वैल्यू फ्रीडम के बारे में अलग अलग स्कूल्स के क्या ओपिनियन है। अभी तक जो हमने स्कूल्स किए हैं ना, मैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करूँगा। तो चैप्टर 4 में मैं आपको ना बाकी सारे स्कूल्स पढ़ा दूंगा। तो तब आफ्टर रीडिंग दैट आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। पर अभी के लिए ना हम देखेंगे स्कूल वाइज कि पॉजिटिविज्म और वैल्यू फ्रीडम के बारे में क्या कहता है, फेमिनिज्म क्या कहता है, इंटरप्रेटिविज्म क्या कहता है। और हम उसमें भी लोगों की ओपिनियन जानेंगे जो उसके अंदर फिलोसोफर्स हैं या फिर सोशलॉजिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिविज्म। अब फैक्ट्स, पॉजिटिविज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है ये फैक्ट्स। तो फैक्ट्स का मतलब क्या है। फैक्ट्स, पॉजिटिविज्म ये ट्राई करता है कि जो फैक्ट्स हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो रिसर्चर के जो अपने बिलीफ्स हैं किसी एक। जैसे आप कोई सोशल साइंसेज लें, एंथ्रोपोलॉजी लें, इकोनॉमिक्स लें, फिलॉसफी लें, तो ऐसा हो सकता है ना, जो हमने देखा है सोशलॉजिस्ट हमेशा सोशलॉजिस्ट नहीं थे, वो कहीं ना किसी और सब्जेक्ट में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहता था। तो कहीं ना कहीं वो जो स्पेसिफिक उनकी इंक्लिनेशन है, वो इस सब्जेक्ट में उनकी प्रीडोमिनेंस ना बना दे, मतलब उनकी वैल्यू को इफेक्ट ना करने लग जाए। इसलिए जो फैक्ट्स है ना, उनको दूर रखा जाता है रिसर्चर के बिलीफ सिस्टम से। और एक ना वाइड सेइंग यूज़ करते हैं ये कि सोशोलॉजी को साइंटिफिक रहने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा करती है तो वो फिर वैल्यू फ्री रहे। अब इसमें मैंने ऊपर आपको ब्रैकेट्स में ये बताया हुआ है कि जो वैल्यू है वो आती कहाँ से है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख। तो अब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है कि कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन, इन सब से ना आती है। और जो प्री डोमिनेंट चीज़ है ना, वो है सोशलाइजेशन। तो आपकी सोशलाइजेशन डिसाइड करेगी कि आपकी वैल्यू इंक्लिनेशन क्या है। तो अब हम थोड़ा सा और इसके डीप में जाते हैं। तो मैं इसको ना जूम आउट कर लेता ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो जो ये अपने 18th और 19th सेंचुरी पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इस टाइम पे जो जो सोशल सोसाइटी है या सोशलॉजी है, उसमें पॉजिटिविज्म को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही थी। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, वो थे
इसके सोशियोलॉजी को जिन्होंने एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन इवॉल्व किया था, और जो इमाइल डरखाइम ने उन्होंने इस डिसिप्लिन की बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब एक इसको एनालिटिकल साइंस बनाने की कोशिश की थी। और इन्होंने कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स यूज़ किए थे, जैसे कि सोशल रिसर्च। एंड ये दोनों जो सोशल साइंटिस्ट थे, इनका बिलीफ ये था कि जो सोशोलॉजी है उसको वैल्यू फ्री होना चाहिए। और ये वैल्यू फ्री वो कैसे हो सकते हैं? साइंटिफिक रह के। तो ये एग्जांपल आप कहीं बार बार कोट कर सकते हैं, तो ये आप एक बार देख लें, है ना। तो ये लॉ ऑफ सोसाइटी को अनकवर करने में हेल्प करती है, ये जो साइंटिफिक अप्रोच है उनके। और डरखाइम ने इस कंसेप्ट को इस तरीके से भी उन्होंने इस तरीके से भी इसको समझा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा अगर रेगुलेशन हो जाएगा इंडिविजुअल का, तो भी इंडिविजुअल फैटलिस्टिक हो जाएगा, और अगर इंटीग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इंडिविजुअल फैटलिस्टिक हो जाएगा और अल्ट्रुइस्टिक हो जाएगा, है ना। जिसमें हमने सती की एक एग्जांपल देखी थी। तो जो पॉजिटिविस्ट थे ना, उनका मेन यही था कि जो सोशोलॉजी है उसको वैल्यू फ्री रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइंस होती है ना वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाती है। तो जो ओपन एंड क्लोज सिस्टम है, अगर वो ऑब्जेक्टिवली रन करेंगे तभी हम जो है अंडरलाइंग लॉज हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे इंडिपेंडेंटली। तो जो इसमें आप एग्जांपल कोट करेंगे सोशल फैक्ट्स की, तो ऐसा नहीं था, इमाइल डरखाइम ने ऐसा नहीं बोला था कि सोशल फैक्ट्स को हमने बनाया है। उन्होंने ये बोला है कि जो सोशल फैक्ट्स थे वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल थे। उन्होंने बोला था कि जो सोशल फैक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल हैं, और एक तरीके से इनका जो इंडिविजुअल के ऊपर एक कोर्सिव सा रोल होता है, और इंडिविजुअल ऑब्लाइज करता है इनके प्रति। तो आपको ये समझ आ गया कि मतलब दीज वुड एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन। अब उन्होंने कहा ये वाली जो वैल्यू फ्री सोशल रिसर्च है ये क्रूशल क्यों है? तो व्हाई इज इट क्रूशल? तो क्योंकि आप देखिए ना कि मतलब एक तरीके से नेचुरल साइंस के डिसिप्लिन्स में एक प्रैक्टिस यूज़ की जाती थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो उसी हम सेम टू सेम जो मेथोडोलॉजी है उसको यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप वैल्यू घुसा देंगे तो आप जनरलाइज कर ही नहीं पाएंगे ना सब्जेक्ट को, क्योंकि आप देखें ये वाले सब्जेक्ट्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, अक्रॉस एरिया सेम रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो सेम नहीं रहता, मतलब सोसाइटी चेंज होती रहती है, डायनामिक है। तो अगर उसे लगाना है तो कुछ ना कुछ एजम्पशंस रखनी पड़ेंगी ना। तो वो एजम्पशन रखने में जो वैल्यू फ्री होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, विल्फ्रेड परेटो। इनके बारे में ना आप पावर वाले चैप्टर में, पावर और पॉलिटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि सोसाइटी की जो स्टडी है, सोशोलॉजी है, वो स्टडी करे क्या है रेदर देन क्या होना चाहिए। अब जैसे मतलब इन्होंने तो बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक चले गए ना, जैसे इन्होंने तो सोशल पॉलिसी जो है उसको तो बिल्कुल साइड में रख दिया कि सोशल पॉलिसी में हम ध्यान ही नहीं देंगे, सोशल पॉलिसी विल नॉट बी अ सब्जेक्ट मैटर। तो अब हम देखते हैं कि अगला रिसर्च स्टैंड, जैसे फेमिनिस्ट क्या सोचते हैं। अब फेमिनिस्ट ऑब्वियसली, मतलब देखिए फेमिनिज्म में क्या होता है, मेजर जो उनका इंक्लिनेशन होता है वो होता है कि वुमेन का वेलफेयर हो। अभी तक वुमेन जो है ना सेंटर स्टेज ऑफ द ग्लोब बहुत लेट आई हैं, ये फेमिनिस्ट थ्योरीज बहुत लेट आई हैं। अगर मैं आपको बता दूं, एग्जिस्टेंस में तो फेमिनिज्म था, पर उसकी जो कंक्रीट फॉर्म है इट केम वेरी लेट। तो वो सोसाइटी को ना एज ए कोई भी चीज़ हो, कोई भी इवेंट हो, तो उसको ना एक वुमेन वेलफेयर के प्रिज्म से देखते हैं। तो हम देखते हैं ये वैल्यू फ्रीडम के बारे में क्या बोलते हैं। ये ना काफ़ी क्रिटिकल अप्रोच है इनकी वैल्यू फ्रीडम के ऊपर। ये बोलते हैं कि जो सोशोलॉजी है ना अभी तक की, वो मेल स्ट्रीम है। अब मेल स्ट्रीम से क्या मतलब हुआ? मेल स्ट्रीम से मतलब हुआ कि मतलब अगर हम वैल्यू फ्रीडम की बात भी करेंगे तो भी अगर जितनी देर तक वो फीमेल और मेल को सेम फुटिंग पे ना देखे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा वैल्यू फ्री होने का। तो इसमें ना आप देखें कि अभी तक ये मानते हैं कि जैसे फंक्शनलिज्म है कि सोसाइटी फंक्शनल है,
तो वो एक तरीके से ये मानेंगे ना कि सोसाइटी में अगर पैट्रियार्की और वुमेन का सब्जुगेशन हो रहा है तो उसका भी एक अप्रोप्रिएट रीज़न होगा, फंक्शनलिज्म होगा। तो इसके अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव में ये फेमिनिस्ट अपनी जो थ्योरीज हैं वो देते हैं और अपने कंसेप्ट्स देते हैं। तो जैसे हम सबसे पहला बड़ा नाम इसमें ना एन ऑकली का है। तो एन ऑकली ने क्या क्लेम किया कि अगर हम मतलब जो सोशियोलॉजी है वो वुमेन को ना हमेशा स्टार्टिंग से ही उन्होंने साइड इशू माना है। जैसे आप देखें, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, वुमेन ने भी अपना रोल निभाया है। बट फिर भी जब पढ़ा जाता है ना इन इवेंट्स को या फिर इनका सोशल एनालिसिस किया जाता है तो कहीं ना कहीं फेमिनिज्म को थोड़ा सा साइडलाइन किया जाता है। तो उनकी बात भी सही है यार, मतलब है ना। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना कि आपको एक डिटैच्ड और इम्पार्शियल व्यू देना है तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो पर्सपेक्टिव कभी भी ना मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ना हो, ठीक है। तभी जाके वैल्यू फ्रीडम आएगी। अब इनका भी ना रिस्पॉन्स अब ऐसे तो होगा नहीं कि सभी एक ही वॉइस में बोलेंगे, राइट। कुछ लोग थोड़े से लिबरल होंगे, कुछ लोग थोड़े से रेडिकल होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनमें ना किसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी दी है। अब कुछ लोग हैं, कुछ फेमिनिस्ट हैं इनमें से जो ये सोचते हैं कि इस बायस को करेक्ट किया जा सकता है। कैसे? कि अगर मोर स्टडीज ऑन, अब जैसे अभी तक जो स्टडीज हो रही थी वो कम हो रही थी वुमेन पे, तो अगर ज़्यादा स्टडीज होंगी तो इस बायसनेस को करेक्ट किया जा सकता है। बट कुछ लोग हैं वो बहुत रेडिकल है, रेडिकल मतलब जैसे बैकर्स। तो वो तो बिल्कुल साइड चुनने को कह देते हैं कि मतलब आप साइड चुन लो भाई, आप किसकी तरफ हो। कि वो चाहते हैं कि जो भी सोशियोलॉजी ऑफ वुमेन है ना, जैसे इसमें क्या है, जो स्टडीज होंगी वो मेल भी कर सकते हैं और फीमेल भी कर सकते हैं, राइट। बट जो बेकर है ना, वो बिल्कुल कहती है कि बस जो सोशियोलॉजी फॉर वुमेन है वुमेन के मतलब वुमेन के अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए, मतलब और कुछ नहीं मतलब होगा इसमें, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बाय एंड अबाउट वुमेन, तो बेकर की ये है मानना कि जो भी सोशियोलॉजी होनी चाहिए वुमेन की वो वुमेन के द्वारा ही बनाई जानी चाहिए। अब अगर आपको थोड़ा सा कंक्लूजन पे जाना हो ना, तो आप थोड़ी ये वाली लाइन लिखते हैं कि मतलब इसी में देखिए, जैसे तीन आप वैल्यू फ्रीडम में तीन पर्सपेक्टिव दोगे तो उसमें ये इसको थोड़ा सा मतलब आपको लाइन एक लिखनी पड़ेगी। उसमें आप ये लिखोगे कि जो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी है ना, वो ना ही फॉर वुमेन है अगर हम देखें, और ना ही अबाउट वुमेन है, और ना ही सिर्फ वो इश्यूज जो मेल सुप्रीमेसी को चैलेंज करते हैं वो है। इसमें बेसिकली वुमेन को इक्वल फुटिंग पे मैन के साथ देखा जाता है, और एक कंसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट दिया जाता है। एंटाइटलमेंट होता है कि मतलब जैसे हम कोई डी फैक्टो चीज़ें मान लेते हैं ना, कि जी आर्म्ड फोर्सेस हैं तो उसमें वुमेन नहीं होंगी, तो हमें ये चीज़ को सोचना ही नहीं है। मतलब जब तक हम ये सोच को एलिमिनेट नहीं करेंगे तब तक हम एक इक्वल फुटिंग पे रख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको कॉमनैलिटी देखनी हो डिफरेंट फेमिनिस्ट अप्रोचेस में, तो आप ये देखेंगे कि अ, उनकी एक कॉमन है कि वुमेन की जो भी सब्जुगेशन हो रही है उसको क्वेश्चन करना है और चैलेंज करना है। तो एक ये रिसर्च स्टडी थी कि एल्बर्ट और वेलेस की, आप ये कोट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले मानो कि जो वुमेन की जो वुमेन की ऑपरेशन है उसको पहले रिकॉग्नाइज करो, और उसके बाद उस ऑपरेशन को दूर करने के लिए आप स्टेप्स लो। अब हम देखेंगे कि इंटरप्रेटिविज्म क्या बोलता है वैल्यू फ्रीडम के बारे में। तो इंटरप्रेटिविस्ट बोलते हैं कि सोशियोलॉजी, अब देखिए इंटरप्रेटिविज्म में होता क्या है, आप इंसान के जो इमोशंस हैं या फिर इंडिविजुअल या माइक्रो पर्सपेक्टिव है उसको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। तो इसमें ऑब्वियसली आप वैल्यू फ्री कैसे हो सकते हैं जब आपने इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव ही इंक्लूड कर लिया। तो इसमें जिनका हम व्यू पॉइंट डालेंगे वो है ग्युनार मिडाल। तो उन्होंने क्या बोला कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज अ इल्यूजन, मतलब वो वैल्यू फ्रीडम की तरफ बिल्कुल है ही नहीं। तो तीन मेन इंटरप्रेटिविस्ट क्रिटिसिज्म्स होते हैं पॉजिटिव सोशियोलॉजी के, तो ये गॉम, बेकर और गार्डनर। तो आप इन तीनों का याद रखेंगे। तो गॉम क्या बोलते हैं? गॉम ये बोलते हैं कि जो वैल्यू फ्री सोशियोलॉजी है वो इम्पॉसिबल है। वो क्या है? इम्पॉसिबल। क्योंकि आप देखें कि सोशियोलॉजी में
जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थे या फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो इसने काफ़ी ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल टर्मोइल लेके आया था ये अपने साथ। तो जब आप इन इश्यूज को एनालाइज करते हैं तो किस तरीके से आप अपनी वैल्यू फ्रीडम को मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा ना कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो किस तरीके के से पावर रिलेशंस को डिफाइन और रियलिटी को अपनी शेप करते हैं। जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं ऑब्वियसली वो सोसाइटी का हिस्सा ही होंगे ना, किसी ना इधर एक्टिव तरीके से होंगे या फिर पैसिव तरीके से होंगे। तो अगर वो किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी का हिस्सा है तो फिर वो इम्यून कैसे हो सकते हैं उससे। और आप एट द एंड भी देखें ना तो मतलब सोशल प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने का अटेम्प्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर उसका एंड पॉइंट ही ऐसा है कि जिसमें सोशल और मॉरल इम्प्लीकेशंस हैं या सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं, तो वो कैसे वैल्यू फ्री होगा। तो इस तरीके से सोशियोलॉजी की नेचर ऑफ द डिसिप्लिन ही ऐसी है कि अगर आप सोशियोलॉजिस्ट को फोर्स भी करें ना कि वो अपनी बिल्कुल ही तरीके से ना मतलब वैल्यू फ्री हो जाए, तो फिर ये इट विल लीड टू इवेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो कॉम है उन्होंने फर्दर कहा कि जब अगर वो बिल्कुल ही अपने आप को डाइवोर्स कर दे अपनी वैल्यूज से, तो फिर तो ये हो गया ना कि वो उसने अडॉप्ट कर ली कोई डिफरेंट वैल्यू। लाइक बीइंग वैल्यू न्यूट्रल इज ऑल्सो अ वैल्यू ना, जैसे लोग कहते हैं कि डिसीजन ना लेना भी तो एक डिसीजन है ना। तो आप इससे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैकर साहब की तरफ, है ना। बैकर साहब क्या बोलते हैं, उसके बाद हम गार्डनर को आएंगे। तो बैकर साहब तो सीधा ही पूछते हैं हु साइड वी आर ऑन। हमने अभी देख लिया था ना इसमें फेमिनिस्ट में इन्होंने बोला था। तो ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि सारी नॉलेज जो हमारे अराउंड है ना वो पॉलिटिकल है, जो कि रिलेटिवली एक्ट करती है। मतलब या तो वो किसी एक इंटरेस्ट को दूसरे इंटरेस्ट के ऊपर आके रख देगी या उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देगी। तो सोशियोलॉजिस्ट का ये टास्क हो जाता है कि वो कोई एक साइड चुने कि किस, अब मतलब इनफाइनाइट नॉलेज तो हो नहीं सकती ना कुछ तो उसको देख एक फोकस तो अपना थोड़ा सा सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। तो बेकर सॉलिडिफाई करने की बात कर रहे हैं पर विद द डिसएडवांटेज। तो जो भी रिसर्च करनी है एंड पॉइंट डिसएडवांटेज को मान के करनी है। तो द रीजन मैंने बेकर आपको पहले बताया, गॉर्डनर बाद में, क्योंकि गॉर्डनर ने देखो उन्होंने कहा है कि जो डीह्यूमनाइज कर देता है वैल्यू फ्रीडम सोशोलॉजिस्ट को। तो गवर्नर कहते हैं कि वैल्यू फ्रीडम अगर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, डीह्यूमनाइज सोशोलॉजिस्ट को। और होवर्ड बेकर क्या करते हैं, डिसएडवांटेज की तरफ की बात करनी है। और हीबरमैन, ये याद रखना, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, सिंस ह्यूमंस स्टडी ह्यूमंस नॉट पॉसिबल। तो अब हम देख लेंगे कि एक नई मूवमेंट आई है, वो है द न्यू राइट मूवमेंट। तो ये क्या बोलती है, जो न्यू राइट मूवमेंट है ये कहती है कि सोशोलॉजी वैल्यू फ्री नहीं है, वो लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा है। ठीक है, कि सोशोलॉजी वैल्यू फ्री नहीं है, वो लेफ्ट विंग प्रोपेगेंडा है। 1970s और 80s में सोशोलॉजी को एक ना मतलब एक बायसनेस के अंडर आ गई कि यार लेफ्ट बायस है, ये ज़्यादा ये मार्क्सिस्ट प्रोपेगेंडा को देती है। तो जो डेविड मार्सलैंड है उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश सोसाइटी में तो सोशियोलॉजी डिस्ट्रक्टिव फोर्स की तरह है, क्योंकि अब देखिए इनका थोड़ा सा इंक्लिनेशन ना थोड़ा क्रिटिसाइजिंग व्यू पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी की तरफ है। सोशियोलॉजी एज ए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के उसके आया था एवज, मतलब उसके अगेंस्ट आया था कि हाँ यार उसमें सोशल चेंजेस हुई हैं। तो ये बोल रहा है कि ब्रिटिश सोसाइटी में अब यूके में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो एक तरीके से आप ना क्रिटिसिज्म जब कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो कैपिटलिज्म को, मतलब बिना उसके पॉजिटिव सोचे। तो अब हम देखेंगे फैक्ट। अब हम मैं बार बार आपको ये मेंशन कर रहा हूँ वैल्यू फ्रीडम फैक्ट वैल्यू फैक्ट वैल्यू, तो हम थोड़ा सा ना इसमें देख लेते हैं कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो जो फैक्ट है ना, वो फैक्ट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, और इसको ना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफाइबल, मतलब अगर मैं करूँ तो भी सही है, आप करो तो भी सही है, तीसरा और बंदा करे तो भी सही है। दूसरा, अगर आप एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी ले लें कि ये चोर है या फिर लेबलिंग ले लें, तो आपकी वैल्यू डिटरमाइन करेगी क्या आप उस लेबल को सही मानोगे या गलत। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी आ जाएगा कि आप बिल्कुल ही अपने आप को ना इस जजमेंट की फीलिंग से या बिहेवियर से या किसी भी इमोशन से अपने आप को अलग कर लेते हो। तो इन जनरल क्या होता है, जो सोशियोलॉजी या फिर कोई भी सोशल साइंस होता है ना, ये क्या करता है कि कुछ अवेलेबल फैक्ट्स देखता है। तो इसमें
जब वो फैक्ट्स देख रहा होता है तो अपने आप को ना थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता है वैल्यूज को, कि जब वो इंटरप्रेट करे फैक्ट्स को तो थोड़ा सा अपनी वैल्यूज को दरकिनार कर दे। अदरवाइज उसका एम्पलीफिकेशन ऑफ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा। और मेजर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव थ्योरी को इसलिए जाते हैं क्योंकि थ्योरी थ्योरी रहेगी नहीं ना अगर वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो अब ना मैं आपको वैसे इन जनरल कुछ स्टेजेस बताता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये ना 1 2 3 करके आप ये याद कर लें ये स्टेजेस की। जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं सबसे पहले आप क्या करोगे, ठीक है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट मैटर चुनोगे। लेट अस से कि आपको रिसर्च करनी है कि जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं वो सारे के सारे जो है सामाजिक बुराई या फिर आप करो क्रिमिनल माइंडसेट की तरफ ज़्यादा जा सकते हैं, मतलब ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इनफाइनाइट सब्जेक्ट मैटर नहीं रख सकते, आपको एक सब्जेक्ट मैटर डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेज में आप क्या करोगे, आप ये बताओगे कि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। लेट अस से कि आपको ये स्टडी करना है कि क्रिमिनल माइंडसेट क्यों है उनके अंडर, या फिर आपको ये स्टडी करना है कि उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से लिंक्ड है उस चीज़ के साथ। तो आप अपने सब्जेक्ट मैटर को चुनोगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर चुनने के बाद आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करोगे कि जैसे आप ना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे कि यार हाँ मतलब क्या जो स्लम एरियाज हैं तो उसमें सब लोग ही ऐसे होंगे या फिर थोड़े लोग ऐसे होंगे, और या फिर अगर थोड़े लोग ऐसे होंगे तो वो वैसे क्यों है, और ऐसा है कि अगर स्लम के अंदर लोगों का क्रिमिनल माइंडसेट है तो स्लम के बाहर नहीं होगा। उसके बाद आप ना ये डाटा फॉर्मुलेशन स्टेज पे जाओगे। डाटा फॉर्मुलेशन में आप ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जितने स्लम्स हैं उनमें से डाटा निकालोगे, ठीक है? कि कौन से स्लम में क्या क्या पैरामीटर्स है, सब पैरामीटर्स को वेरिएबल्स को चुनोगे, उनको सेट करोगे। उसके बाद आप ना एनालाइज करोगे अलग अलग वेरिएबल्स को। एनालाइज करने में आप क्या करते हो, एक 3 4 वेरिएबल चुन रहे हो, हाँ जी सोशल इकोनॉमिक, हाँ जी कास्ट, हाँ जी क्लास, हाँ जी उसके पावर रिलेशन। उसमें से आप एक वेरिएबल को चेंज करते हो और बाकी वेरिएबल्स में देखते हो कि क्या चेंज आता है, तो आप डाटा एनालिसिस करते हो। जब आप इन सबको कर लोगे ना तो आपकी एक जनरल हाइपोथेसिस बन जाएगा। हाइपोथेसिस में आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मतलब इन जनरल सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो लिंक्ड हैं बंदे के क्रिमिनल माइंडसेट होने से। तो फिर आप उसको ना टेस्ट करना शुरू करोगे, आप उसको अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग रीजन्स में टेस्ट करोगे। तो अब ना ये तो हो गया जनरली। तो ऑब्जेक्टिविटी की इशू कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो सबसे पहले हम लोग ना थोड़ा सा इसे ना मैं आपको कर देता हूँ, आप हो सके तो अपने मोबाइल में या फिर अपने ना लैपटॉप में इसको प्ले करें ताकि आपको थोड़ी सी बड़ा दिख पाए। तो मैक्स फीवर क्या कहते हैं कि मैक्स फीवर ना बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी की तरफ नहीं है, क्योंकि मैक्स वीबर हमेशा सोशल एक्शन को स्टडी करते हैं। तो सोशल एक्शन को करने के लिए ना वैल्यू अटैच टू दैट एक्शन इंपॉर्टेंट होता है, कि उस एक्शन को करते समय क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट थी। आर के मर्टन साहब क्या कहते हैं कि जो चॉइस ऑफ टॉपिक है ना, कि जैसे क्या टॉपिक चुनना है, चॉइस ऑफ टॉपिक में आप ना वैल्यू रख सकते हो। जैसे अब मैंने क्यों बोला कि स्लम डेवलपमेंट, तो क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसके बारे में न्यूज़। तो ऑब्वियसली वो ये बोलता है कि जो फॉर्मुलेट ही प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है या फिर सब्जेक्ट मैटर चुनना, तो आप ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो के क्या कर क्या लोगे, क्योंकि आप तो तभी अपनी पैशन फोर्स लगाओगे ना जब आपको पता है उससे कोई आउटकम आएगा। उसके बाद जब आप फॉर्मुलेट करोगे प्रॉब्लम को, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे आपके पास क्या रिसर्चर डिबेट्स हैं। रिसर्चर डिबेट्स जैसे मतलब कितने आपके पास पहले की जो रिसर्च डाटाबेस है वो क्या है। उसके बाद आप जो पुरानी रिसर्च डाटाबेस है, तो जरूरी थोड़ी है वो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव हो। अब कैसे ऑब्जेक्टिव करोगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई बंदा उस पर रिसर्च कर गया, तो आप उसको क्या रिफ्यूट करोगे, तो नहीं कर सकते ना। तो यू कांट बी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स इट। अब जब आप अक्यूमुलेट करते हो डाटा को, तो जैसे क्या दिक्कत आती है, जब आपको ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ एंड्रे एंड्रे बेते की। तो एंड्रे बेते में क्या उन्होंने उनके साथ क्या हुआ था, वो ना जब एक गांव में गए थे, 2 3 गांव साथ में लगते थे, तो उनमें से एक गांव था जो बिल्कुल अनटचेबल्स ने किया था। तो ब्राह्मण्स ने एक गांव में ब्राह्मण्स ने बोला पिछले वाले गांव में कि यार आपको हम जाने नहीं देंगे क्योंकि वो अनटचेबल विलेजेस है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एंद्रे बेते ने वो जो ब्राह्मण उसी गांव में रह रहे थे उनसे पूछ लिया कि हाँ यार जो जो वो ऑब्जर्वेशन करने गए थे। तो अब आप इस केस में कैसे करोगे, जब डाटा कलेक्ट करने की स्टेज में सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। अब इसमें एक इंटरव्यू मेथड होता है। इंटरव्यू मेथड में तो 2 तरीके की होती है ना, एक स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ये मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आप नीचे कमेंट कर दें अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है कि आप जाते हो किसी जगह पे, वहां पे रहने वाले लोगों से पूछते हो। तो जो विलियम वाइट की स्टडी है ना इटालियन क्रिमिनल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो इतना ज़्यादा घुल मिल गए थे इटालियन क्रिमिनल्स के साथ कि यार वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन ही नहीं रख पाए। फिर आप देखिए कि डाटा एनालिसिस में क्या दिक्कत आएगी। अब लेट अस से कि कोई बंदा, अब मैंने आपको बताया ना कि रिसर्च स्टैंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजी में, फंक्शनलिस्ट होता है, मार्क्सिस्ट होता है। तो यार ये लोगों का ना कुछ माइंडसेट होता है पहले से, जैसे रॉबर्ट रेडफील्ड है, किसी भी फिनोमिना को फंक्शनलिस्ट ट्रेडिशन के जरिए एनालाइज करेगा। तो अब इन्होंने क्या किया है, एक ही गांव है मैक्सिको में, एक ही गांव है मैक्सिको को, उसमें गए और सेम टाइम में ही गए, मतलब अराउंड द सेम टाइम, जैसे 1-2 साल का ही गैप रहा होगा, पर उनकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी। तो अब आप आगे देखिए कि मतलब अब हम एक स्टेज पे आ गए ना कि जब आप हाइपोथेसिस बनाते हो तब क्या करोगे। तो हाइपोथेसिस इटसेल्फ जैसे फंक्शनल थ्योरी ऑफ रिलीजन, तो ये आप 2 एग्जांपल कोट कर सकते हैं। और टेस्टिंग ऑफ थ्योरी, अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस एरिया में टेस्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिविटी तो आ ही गई ना। अब फिर भी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर कैसे करोगे, तो अलग अलग सोशल साइंटिस्ट उन्होंने अलग अलग चीज़ बोली है। जो ऑगस्ट कॉम्टे उन्होंने कहा है कि जी पॉजिटिव मेथड चुनो तो आप ऑब्जेक्टिव हो सकते हो। डरखाइम ने कहा है इंडक्टिव अप्रोच चुनो, पहले फैक्ट्स को ऑब्जर्व करो, स्टैटिस्टिक्स बनाओ, उसके बाद अपनी थ्योरी इवॉल्व करो। वीबर ने कहा है कि आइडियल टाइप्स और विवर्सिटीहीन यूज़ करो। फिर और क्या मेथड हो सकते हैं जिसमें से मतलब और क्या मेथड आप ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं, तो आप इनमें से एग्जांपल उठा लें। मेरे हिसाब से 2 या 3 लोगों मतलब खुद थ्योरी बनाई, हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद 1-2 और लोगों से पूछना चाहिए कि आपके क्या ख्याल है, क्या वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। फिर स्टार्टिंग में ही ना लिख दो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैं बाइलिंगुअल होने वाला हूँ या फिर मैं इंग्लिश होने वाला हूँ, तो स्टार्टिंग में ही अपना बायस बता दो। फिर और रिसर्च करो, जैसे अपनी खुद की इमोशन इंटेलिजेंस को वर्क करो कि किस तरीके से आप और इंटेलिजेंस अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी वैल्यूज़ को फिर अपने पॉजिटिव के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर आप ना किसी के लिए प्रेफरेंस, जब आप स्टडी कर रहे हो तो किसी को प्रेफरेंस ना दो, मतलब ऐसा नहीं कि यार आप एक जगह पे चले गए तो आपने एक कम्युनिटी को, एक स्ट्रेटिफिकेशन को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। फिर आप रिलायबिलिटी वैलिडिटी साबित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करो, जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करोगे उतना फ़ायदा होगा। फिर आप फील्ड के एक्सपेरिमेंट्स देखो कि जाओ वहाँ पे जाके फील्ड के एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्रायंगुलेशन करो। ट्रायंगुलेशन में आप क्या करते हो कि एक मेथड से आपकी कुछ कंक्लूजन आती है, आप 2-3 अलग मेथड्स एम्प्लॉय करके देखते हो। डरखाइम ने ना एक 4 रूल दिए हैं, ये आप कोट जरूर कर देना, जिसमें आता है कि CODE, याद रखना, ठीक है। कोड, सी से क्या आ जाएगा, क्लासिफिकेशन, ओ से आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, डी से आ जाएगा डिस्टिंक्शन, ई से आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। तो जब आप इसको कंक्लूड करोगे ना, तो आप ये लिखना कि कुछ सोशोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव रहना है तो प्लूरल थ्योरीज का यूज करें। तो ये हो गया हमारा इन जनरल जो हम इसमें करने वाले थे। अब इसमें ना मैं कुछ वैल्यू एडिशन आपको करवा देता हूँ। तो ये मैक्स वीबर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ना जूम आउट करके देखें, तो मैक्स वीबर ने कुछ चीज़ें बताई थी इस अपनी वैल्यूज़ और सोशियोलॉजी के बारे में। अगर ये सीधा क्वेश्चन आ गया तो सीधा इसी चीज़ को कोट कर देना, अदरवाइज नहीं आया तो फिर आप इसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। तो पहला सवाल है, क्या सोशियोलॉजी वैल्यू फ्री हो सकती है? तो ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट एक ह्यूमन बींग्स होते हैं और वो ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, तो डिफ़िकल्ट है पर पॉसिबल है। अब ये स्टैंड्स है, मतलब चलो आपको ना मैं इसके स्ट्रैंड्स बता देता हूँ कि अलग अलग स्ट्रैंड्स क्या बनेंगे। तो एक तो मतलब आप क्वेश्चन में लिखोगे उन सोशियोलॉजिस्ट का जो ये बोलते हैं वैल्यू फ्रीडम पॉसिबल है, कुछ का लिखोगे जो बोलते हैं वैल्यू फ्रीडम पॉसिबल नहीं है, जैसे इंटरप्रेटिविस्ट हमने देखे। कुछ ये बोलते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं उनको, वो वैल्यू फ्रीडम है तो डिफ़िकल्ट, पर उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो अलग अलग सोशल साइंटिस्ट कुछ कुछ बोलेंगे, आप उनका लिख दोगे। फिर आप वीबर की अप्रोच लिख देना कि जब वो एक्शन करते हैं तो वो किस तरीके से एक ह्यूमन मीनिंग अटैच करता है। फिर कुछ मेथड्स के बारे में लिख देना, है ना। तो ये जो है ये हमने अभी तक की नहीं है, वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कमिटेड सोशियोलॉजी के बारे में। तो कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो, उसको वैल्यू फ्री रखने की कोई नेसेसिटी नहीं है, और इसको एक सब्जेक्ट की तरह आप पढ़ाई करो। तो एक 1970s की बात है, गोल्डनर और बेकर के बीच में ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन हुई थी। बेकर का तो हमने सीधा ही बोल दिया था कि किस साइड पे हो, और उन्होंने कहा था डिसएडवांटेज की, और गोल्डनर क्या कहते थे, डिह्यूमनाइजिंग एस्पेक्ट है। तो सेम साइड ऑफ टू कॉइन्स है, बट थोड़ा थोड़ा उनकी ना अप्रोच थोड़ी सी डिफर कर गई थी इस मामले में।
तो फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ और मेथड, इसमें आप थोड़ा सा रीड कर लें। तो आपको ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले लेता हूँ ताकि आप रीड कर पाएँ। तो आप ये देख लें पॉज करके। और इन जनरल अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आ गया ना, तो ये कोड कर देना सीधा। ये एक डायग्राम बनाना, अगर लेटर से कि आप पेपर कर रहे हो, आखिरी 5 मिनट बचे हैं, तो आप कैसे आंसर कर सकते हो इफेक्टिवली। तो आप क्या करोगे, सोशियोलॉजी कैन बी वैल्यू फ्री, तो किस तरीके से होगी, क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ कर लो, साइंटिफिक मेथड यूज़ कर लो जो कॉम्पटे ने कहा है। उसके बाद न्यूट्रल और सिस्टमेटिक अप्रोच रखो। फिर फैक्चुअल वर्ल्ड को, रियल प्रॉब्लम्स को मतलब एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के ज़रिए देखो। फिर कंपेयर करो डिफरेंट थ्योरीज को, मल्टी वेरिएट हो जाओ ना मतलब। फिर उसके बाद क्लासिकल पॉजिटिविस्ट कहते थे कि एनलाइटनमेंट थ्योरी से आए हैं ना ये लोग, तो ज़्यादा साइंस को इम्पोर्टेंस देंगे। फिर नेचुरल साइंस की तरह ये इसको पढ़ेंगे, फिर फैक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। फिर न्यूट्रल रहने की, मॉरली न्यूट्रल, जैसे गोल्डनर क्या है, तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। अब कौन कहेगा वैल्यू फ्री नहीं है, तो इसमें ह्यूमंस के पास कॉन्शियसनेस है, मीनिंग अंडरस्टैंड करना पड़ता है, वर्स्ट है जो मैक्स वीबर ने कहा था। और वैल्यूज़ को किस तरीके से रखोगे, फिर वीबर की 4 स्टेजेस पढ़ोगे आप रिसर्च प्रोसेस की, तो वो यहाँ पे भी मैंने दी हुई है कि वैल्यूज़ एज ए गाइड टू रिसर्च, वैल्यूज़ एंड डाटा कलेक्शन, तो ये आप एक बार देख लेना। बट आप कोट कर देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर एथिकल कंसिडरेशन किस तरीके से रोल प्ले करती हैं, फिर गार्डनर ने कहा इम्पॉसिबल है। फिर फंडिंग बाय मतलब ये साइंटिफिक मेथड की वैसे पॉजिटिविज्म की आ जाएगी कि आजकल तो जहाँ फंडिंग जाती है वहीं रिसर्च जाती है। और पर्सनल वैल्यू आप टॉपिक रिसर्च करोगे, तो ये सब पॉइंट्स ऊपर वाले हैं जिनको मैंने थोड़ा थोड़ा लिख रखा है। फिर एक कमिटेड सोशियोलॉजी में थोड़े से आप पॉइंट्स डाल दें, है ना, ये वुमेन वाले भी मैंने आपको बता दिए थे। फेमिनिज्म में एन ऑकली का लिखोगे, बैकर का लिखोगे, है ना। फिर उसके बाद ये कमिटेड सोशियोलॉजी आ जाएगी कि क्या मतलब ये बिल्कुल कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है वैल्यू फ्री होना। तो मतलब एक तरीके से कहते हैं हाँ वैल्यू आप उसको इंक्लूड कर लो। तो मेडाल ने पहले ही कह दिया है कि पहले ही स्टेट कर दो आपकी क्या वैल्यूज़ है ना। फिर गोल्डनर है, गोल्डनर क्या बोलेंगे कि पहले वो बोलते थे, बैकर बोलते थे किसकी साइड पे हो, गोल्डनर बोलते थे गोल्डनर बोलते थे डीह्यूमनाइज नहीं करना इस सब्जेक्ट को। फिर गोल्डनर ये भी कहते थे कि साथ में यार डिसएडवांटेज का थोड़ा सा आप मतलब जब भी कुछ करते हो तो उसमें फोकस रखना। तो इस तरीके से हम लोग आंसर कर देंगे। अब आफ्टर डूइंग दैट ना, ये थोड़ा सा आप ये डायग्राम देख लें, बाकी अगर आपको ये चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट करें। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है उसी का माइंड मैप बन रखा है। तो जब ये मैंने कन्वर्ट किया है, जब मैं इसको बहुत बाहर ले जाता हूँ तो तब ये क्लियर आता नहीं है पीडीएफ में, तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, इसको समझाया नहीं है। बट इसमें वही चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे वो नीचे एक्सप्लेन कर दी है आपको। तो फिर आप बस ये रिवाइज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी वीडियोज़ को पता कैसे यूज़ करिए, मेरी वीडियोज़ को आप यूज़ करिए कि मतलब ये फाइनल एंड है, मतलब ये क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में है। अगर जैसे मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके लिए कोर्स चलाऊंगा, जो कि जिसमें मैं आपको पुराने 50 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूंगा आपके सामने, जो मैंने पढ़ाया उसी में से डाटा यूज़ करके। तो ठीक है दोस्तों, फिर है ना, बाय बाय।